पिछले क्लास में हम लोग कंपाउंड से रिलेटेड बातचीत किए थे, जो कि कंपाउंड के बारे में बहुत बढ़िया ढंग से बताया गया था कि कंपाउंड क्या होते हैं। तो बहुत अच्छा से समझाए थे कि सी से कंपाउंड होता है और सी से कपल होता है, सी से कपल होता है। अब देख सकते हैं कि जिस प्रकार से कपल में दो प्रजाति या दो बिरादरी के लोग उपस्थित होते हैं, उसी प्रकार से कंपाउंड में भी दो अलग अलग तत्व की उपस्थिति होती है। अब यहाँ पर बताया जाता है कंपाउंड से रिलेटेड कुछ इन्फॉर्मेशन जो कि आपको याद करना है और जरा सा इसके बारे में अच्छा से समझना भी है। ध्यान दीजिएगा सब लोग। ए कंपाउंड इज ए प्योर सब्सटेंस। कंपाउंड क्या होता है? प्योर सब्सटेंस होता है। कंटेनिंग टू और मोर देन टू एलिमेंट कंबाइंड टुगेदर इन ए फिक्स्ड प्रोपोर्शन बाय मास। यानी यहाँ पर साफ साफ शब्दों में कहा है कि यौगिक एक प्रकार का शुद्ध पदार्थ होता है जिसमें दो या दो से अधिक पदार्थ की उपस्थिति होती है और उसमें जो तत्व की या परमाणु की उपस्थिति होता है वो फिक्स्ड प्रोपोर्शन में होता है, यानी कि सीमित अनुपात में होता है, समानुपात में होता है। तो सीमित समानुपात में होने का मतलब क्या चीज है वो जरा सा देखिएगा। जैसे यहाँ पर देखा जाए बाबू कि हमारे पास एक एलिमेंट हाइड्रोजन है और एक एलिमेंट आपके पास ऑक्सीजन है। ये दोनों को मिलाया गया तो एक नया पदार्थ का निर्माण होता है जिसको हम क्या कहते हैं? वाटर। गौर से सुनना, खड़ा करके तुरंत किसी से भी पूछ सकते हैं। हाइड्रोजन प्लस ऑक्सीजन और यहाँ पर क्या चीज बन गया? वाटर। अब देखिए हाइड्रोजन की संख्या यहाँ पर टोटल कितना है? 4। तो नंबर ऑफ एटम कहने का मतलब परमाणु की संख्या कुल यहाँ पर कितना हो गया? 4। अब बताइए ऑक्सीजन की कुल संख्या यहाँ पर कितना है? 2। अब बताइए इसको सिंपलेस्ट रेशियो में काटेंगे तो 2:1 में आ जाएगा। यानी कि यहाँ पर 2:1 है जो ये मोल को डिराइव कर रहा है, मोल को बता रहा है ना कि 2 मोल में हाइड्रोजन है और 1 मोल में ऑक्सीजन है। अब देखा जाए यहाँ पर अगर हम कंपेयर कर रहे हैं तो इसका भी अनुपात किस रूप में आएगा? 2:1। सिंपलेस्ट फॉर्म में इसको डालेंगे यानी कि साधारण रूप में इसको तोड़ेंगे तो 1:2 आ जाएंगे। यानी कि नंबर ऑफ एटम दोनों तरफ क्या है? बराबर है। यही तो बोला है कि फिक्स्ड प्रोपोर्शन होता है, यानी कि सीमित अनुपात होता है। जितना इधर अनुपात में रहेगा उतना प्रोडक्ट साइड में अनुपात में रहते हैं एटम। अब देखा जाए यहाँ पर 4 और 16 का मतलब क्या है, तो देखिए समझने के लिए लिख दिए नंबर ऑफ मास, यानी कि नंबर ऑफ एटॉमिक मास। तो एक हाइड्रोजन का एटॉमिक मास 1 होता है तो 4 हाइड्रोजन का एटॉमिक मास 4 हो जाएगा। अब बताइए ऑक्सीजन है तो एक ऑक्सीजन का एटॉमिक वेट 16 होता है तो 16 दूनी 32, 16 दूनी 32 और यहाँ पर भी क्या हो जाएगा? 32 हो जाएगा। अब देखिए इसको जब आप सिंपलेस्ट फॉर्म में तोड़िएगा तो ये क्या टूट करके आएगा? 1:8 और प्रोडक्ट तरफ भी क्या आएगा? 1:8। यानी कि जितना मास आपको यहाँ पे अवेलेबल था वही मास आपको यहाँ पर अवेलेबल है। यानी कि 4 अनुपात में हाइड्रोजन, इसका वेट के अनुसार 4 अनुपात में हाइड्रोजन का वेट था, 32 के अनुपात में ऑक्सीजन का वेट था। प्रोडक्ट तरफ भी गए तो वही क्रिया मिल रहा है कि हाइड्रोजन का 4 और ऑक्सीजन का 32, 2 दूनी 4 और यहाँ पर 2 ऑक्सीजन है ना तो 2 ऑक्सीजन का कितना हो जाएगा? 32। तो एटॉमिक नंबर के अनुसार नहीं बल्कि क्या चीज? एटॉमिक वेट यानी एटॉमिक मास के अनुसार यहाँ पर रेशियो को क्या किया जाता है? बांटा जाता है। अब देखिए जैसे मान लिया जाए यहाँ पर कि जब 2 या 2 से अधिक तो 2 ही अनुपात में हम कोई सामान को लेते हैं। यहाँ पर देख लो, जैसे मान लिया जाए ब्रदर आपके पास सोडियम है और यहाँ पर क्लोरीन है।
सोडियम और क्लोरीन मिल करके क्या चीज का फॉर्मेशन करता है? सोडियम क्लोराइड। चलिए अब बताइएगा हमको, Na+Cl2 2Cl2 और यहां पर आ जाएगा आपके पास 4Na, यानी कि 2Na2 कहने का मतलब 4NaCl। चलिए जिससे पूछेंगे वही बताएगा। चलिए ऋतिक के भाई खड़ा होइएगा, बताइए बाबू, इसमें नंबर ऑफ एटम के अनुसार कितना एटम आएगा? यहां पर कितना लिखेंगे? 4, क्योंकि सोडियम की संख्या कितना है? 4। आप बताइए यहां पर क्लोरीन की संख्या कितना है? 2 दूनी 4 है ना। आप बताइए प्रोडक्ट साइड में बताइएगा कि सोडियम और क्लोरीन का संख्या कितना रहा है? 4 आएंगे, क्योंकि ये भी 4 ये भी 4, यानी कि 4:4। लेकिन अब कह दिया जाए कि नंबर ऑफ एटॉमिक मास, तो एटॉमिक मास के तहत देखिए सोडियम का एक जो एटॉमिक वेट होता है एक सोडियम का, वो कितना होता है? 23। तो 23 में कितना से गुना करेंगे? 4 से। कितना आ जाएगा? 192 92 है ना। चलिए अनुपात 23 चौका कितना होगा जी? सिर्फ 92। 92। आप बताइए 2 दूनी 4। अब बताइए इसका कितना होगा? 35 चौका 144 140। आप बताइए, बैठ जाइए। अब यहाँ पर 92 जो आया है किसके आधार पर? एटॉमिक मास, और क्लोरीन का 140। तो इधर भी कितना आ जाएगा? वही चीज बराबर है, तो 92:140, यानी दोनों तरफ आपस में क्या चीज है? सीमित है। यानी कि यहाँ से ये चीज पता चला कि जब दो परमाणु को आपस में मिलाएंगे तो जितना इधर अनुपात में होता है रिएक्टेंट के तरफ, उतना ही प्रोडक्ट के तरफ भी आपका होगा। समझ गए? देखिए कैल्शियम कार्बोनेट एक यौगिक है, इस यौगिक को हम क्या किए? गर्म किए। अब इस यौगिक को जब गर्म करते हैं तो कैल्शियम ऑक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड में टूट जाता है। इसके पीछे रीजन ये है कि कैल्शियम कार्बोनेट एक प्रकार का यौगिक है। इस यौगिक को जैसा ही हम हीट देते हैं तो हीट देने के बाद अलग अलग परमाणु अलग अलग अणु में क्या होता है? टूट जाता है। तो इससे पता चलता है कि संसार में जितने भी यौगिक हैं सभी यौगिक को अणु या परमाणु में हम क्या कर सकते हैं? तोड़ सकते हैं। अब देखिए जितने भी आपके पास यहाँ पर यौगिक दिखाई दे रहे हैं, इसको अगर आप तोड़िएगा तो तोड़ने के बाद ये क्या हो जाता है? इस प्रकार से प्राप्त होंगे। जैसे मान लो CO2 है, जैसे इसको हीट दीजिएगा तो कार्बन प्लस क्या चीज में टूटेगा? ऑक्सीजन। अब यहाँ पर H2SO4 है तो ये टूटेगा H प्लस आपके पास SO4 में, यानी H2 प्लस SO4 में। अब समझना, पिछले क्लास शायद एग्जाम्पल आप लोग को दिए होंगे कि चीनी जो है ठंडा पानी में लेट से घुलता है लेकिन गर्म पानी में जल्दी घुल जाता है। क्यों बताए थे? अब सुनिए, क्योंकि चीनी का सूत्र होता है C12H22O11। यह एक प्रकार का यौगिक है। अब यौगिक को जब हम हीट देते हैं, उष्मा देते हैं, तो तुरंत यौगिक क्या होता है? परमाणु में या अणु में टूटना शुरू कर देता है।
और परमाणु अणु में जब ये टूटेगा तो सभी परमाणु में टूट करके विखंडित हो जाता है, अलग अलग हो जाता है। और अलग होने के बाद क्या होता है कि जिसको जहाँ पर घुलने का मन होता है आसानी से क्या हो जाएगा, घुल जाता है। लेकिन ठंडा पानी में जब हम चीनी को डालते हैं तो घुलने में जरा टाइम इसलिए लेता है क्योंकि पानी के कण से, पानी के मॉलिक्यूल से रिएक्शन करता है, जाके वहाँ समझता है कि हमारा घुले लायक चीज़ है कि नहीं है, उसके बाद घुलने का प्रयास करता है। लेकिन गर्म पानी में चीनी डालिए, तुरंत डालने के बाद तुरंत क्या हो जाता है, नमक या चीनी क्या हो जाता है, डिजोल्व हो जाता है। इसका मतलब है कि कंपाउंड को हीट चाहिए तोड़ने के लिए। अगर कोई भी कंपाउंड है उसको अगर आप तोड़ना चाहते हैं तो आपको क्या देना होगा, हीट देना होगा। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। देखिए बाबू, सब लिख लिया ना ये सब चीज। अब कहा जाता है कि कंपाउंड दो प्रकार के होते हैं। कंपाउंड कितने प्रकार के, दो प्रकार। जरा सा समझना, यहाँ पे कुछ इसमें विशेष पढ़ाना नहीं है, सिर्फ समझना है। और नहीं समझोगे तो फिर दिक्कत में पड़ जाओगे। आलू का ब्याह हो गया प्याज से। अब आलू का ब्याह हो गया किससे, प्याज से। अब बेचारा आया वो दिन, कौन दिन, नहीं समझता है तुम लोग, समझ गए ना, तो वही दिन आया। हाँ, तो अब कहता है जानते हो क्या चीज, आलू, कि मतलब उसका दोस्त यार पूछा हल्दी नीमक मिर्चाई का रे, रात ब्याह कर गए तब तो जिंदगी खुशहाल नजर आवित हो। तो बोल कि हाँ, बोले इतना खुशहाल नजर आवित हो कि घूंघटे उठते उठते बिहान हो गलो। समझ गया, तो तोहनियो ऐसा ही होगा। समझ गया, दिमाग अगर नहीं दौड़ाएगा ना तो बौराइन बना देगी लड़की। समझ गए। देखिए बाबू, अरे देखिए, कहा जाता है बाबू कि कंपाउंड दो प्रकार के होते हैं। समझ गए, कंपाउंड दो प्रकार के होते हैं। अब एक कंपाउंड जो होता है ऐसन और एगो कंपाउंड वैसन। अरे शांत, अब समझो, कंपाउंड को दो भागों में बांटा गया है। यानी कंपाउंड का कितने प्रकार होते हैं, दो प्रकार। एक होता है आपके पास ऑर्गेनिक कंपाउंड, इसको बोलते हैं क्या चीज, ऑर्गेनिक कंपाउंड। ऑर्गेनिक कंपाउंड को बोला जाता है कार्बनिक यौगिक, कार्बनिक यौगिक। और एक होता है आपके पास इनऑर्गेनिक कंपाउंड, इनऑर्गेनिक कंपाउंड। इनऑर्गेनिक कंपाउंड को बोला जाता है क्या चीज, अकार्बनिक। देखिए बाबू, समझना। अरे बच्चा, ऑर्गेनिक कंपाउंड में कहा जाता है कि कार्बन एंड हाइड्रोजन मिल करके एक हाइड्रोकार्बन का निर्माण करते हैं। तो हाइड्रोकार्बन जो कंपाउंड होता है, गौर से सुनना, इसका थ्योरी नहीं लिखवाने वाले हैं, समझ गया, आराम से समझ लो। पहले कार्बन और हाइड्रोजन मिल करके हाइड्रोकार्बन कंपाउंड का निर्माण करते हैं। यानी कि जितने भी आपके पास हाइड्रोकार्बन होता है, आप जानते होंगे कि एल्केन का सूत्र क्या होता है, CnH2n+2। फिर आपके पास होता है एल्कीन, CnH2n। फिर तीसरा में होता है एल्काइन, CnH2n-2। फिर आपके पास होता है एल्काइल, जिसको हम बोलते हैं CnH2n+1 फंक्शनल ग्रुप। अब देखिए, कार्बनिक यौगिक जितने भी आपके पास हैं
जिसमें कार्बन और हाइड्रोजन के उपस्थिति होगा। कार्बन और हाइड्रोजन के उपस्थिति होगा ही होगा, उसमें कोई और चीज के उपस्थिति रह भी सकता है और नहीं भी रह सकता, लेकिन कार्बन और हाइड्रोजन की उपस्थिति जरूरी है। अब देखिए, ये कहा जाता है कि कार्बनिक कंपाउंड हम लोग कहाँ से प्राप्त करते हैं। तो कार्बनिक कंपाउंड जनरली आपका प्राप्त होता है, इट इज ए फाउंड इट प्लांट एंड एनिमल, यानी कि इसे हम प्राप्त कहाँ से करते हैं, तो इसे जानवर पौधा से प्राप्त करते हैं, जानवर तथा पौधा से प्राप्त करते हैं। अब समझना, जैसे आपके पास कहा जाता है कि जितने भी ऑर्गेनिक कंपाउंड होते हैं तो ये आपके पास जानवर और पौधा से प्राप्त किया जाता है। जैसे समझिए CH4, इथिन का सूत्र क्या होता है, C2H4। अब यहाँ पर देख सकते हैं कि ग्लूकोज होता है, ग्लूकोज का सूत्र C6H12O6। शुगर का सूत्र क्या होता है, C12H22O11। अब देखो, ये सब चीज जो आपके पास है ये कार्बनिक कंपाउंड है। कार्बन के साथ क्या चीज आ रहे हैं, हाइड्रोजन आ रहे हैं। लेकिन इनऑर्गेनिक कंपाउंड की बात करते हैं तो इनऑर्गेनिक कंपाउंड में क्या होता है कि कार्बन और हाइड्रोजन एक साथ आपको दिखाई देबे नहीं करेगा। कार्बन और हाइड्रोजन एक साथ आपको दिखाई नहीं देगा, यानी कि कार्बन और हाइड्रोजन एक साथ नॉट एग्जिस्ट होता है। अगर आपके पास कार्बन और हाइड्रोजन तब होगा भी, अगर मान लो कि कार्बन और हाइड्रोजन है भी अगर आपके पास, तो जनरली इसके साथ कहा जाता है कि कोई चीज और उपस्थित होंगे, कोई और एटम यहाँ पर उपस्थित होगा। अब देखिए, कहा जाता है कि इनऑर्गेनिक कंपाउंड, यानी कि इनऑर्गेनिक कंपाउंड हम लोग कहाँ से प्राप्त करते हैं, तब मिनरल का नाम सुना है, खनिज, मिनरल्स एंड रॉक से प्राप्त करते हैं, मिनरल एंड रॉक से, यानी खनिज तथा पत्थर से प्राप्त किया जाता है, खनिज तथा पत्थर से प्राप्त करते हैं। इनऑर्गेनिक कंपाउंड को हम लोग मिनरल और खनिज से प्राप्त करते हैं, मिनरल और ओर से प्राप्त करते हैं, या मिनरल और रॉक वगैरह से प्राप्त कर सकते हैं। अब कहा जाता है, और मतलब अयस्क होता है। अब देखिए, जैसे मान लिया जाए आपको लोहा का कोई कंपाउंड बनाना है, Fe2O3 बनाना है, तो यहाँ पर एग्जाम्पल में देखा जाए Fe2O3, इसमें कार्बन और हाइड्रोजन दिखाई दे रहा है, नहीं। तो जिस कंपाउंड में कार्बन और हाइड्रोजन नहीं होता है उस कंपाउंड को हम क्या कहते हैं, इनऑर्गेनिक कंपाउंड कहते हैं। कोई दिक्कत? अब जैसे देख लो, NH3 यानी अमोनिया होता है, NH3 क्या होता है, अमोनिया, इसमें कार्बन हाइड्रोजन दिखाई दे रहा है, नहीं। अब बताओ, CO2 कार्बन है लेकिन हाइड्रोजन साथ में दिखाई दे रहा है, कार्बन डाइऑक्साइड। अब देखिए, H2SO4 का नाम सुने हो, H2SO4 कार्बन हाइड्रोजन नहीं है, यानी कि ... वैसा यौगिक जिससे कहा जाए कि जिसमें कार्बन और हाइड्रोजन एक साथ उपस्थित नहीं रहते हैं, उसे हम इनऑर्गेनिक कंपाउंड कहते हैं। कोई दिक्कत? इसमें तो सिर्फ कार्बन और हाइड्रोजन न रहता ऑर्गेनिक कंपाउंड में। हाँ, ऑक्सीजन। अब बताइए, कार्बन हाइड्रोजन के साथ साथ कई फंक्शनल ग्रुप भी नाम सुने होंगे। जैसे आप यहाँ पर देखिए, अल्कोहल एक प्रकार का कार्बनिक कंपाउंड होता है, ऑर्गेनिक कंपाउंड होता है। C2H5OH, कार्बन हाइड्रोजन के साथ साथ ऑक्सीजन हाइड्रोजन है कि नहीं, तो ये एक प्रकार का ऑर्गेनिक कंपाउंड है। तो कार्बन हाइड्रोजन रहे, उसके साथ कुछ और भी अगर रह जाए जो ऑक्सीजन है, कोई फंक्शनल ग्रुप रह जाए, देखिए फंक्शनल ग्रुप रह जाए, तो भी आपका क्या कहलाएगा, ऑर्गेनिक कंपाउंड कहलाएगा। इसमें एक कार्बोनिल कंपाउंड भी आता है जो कि 12th क्लास में पढ़ाएंगे, 11th क्लास में ऑर्गेनिक में पढ़ना है। चलिए जल्दी इसको नोट कीजिए। अब जरा पूछताछ करते हैं। अब पूछताछ करने के पहले कौन कौन टॉपिक तुम लोग को याद करके आना है घर से, होमवर्क में लिख देते हैं।
एलिमेंट का पूरा टॉपिक क्लियर होना चाहिए और कंपाउंड का पूरा टॉपिक याद होना चाहिए। कंपाउंड यहाँ तक खत्म। एलिमेंट और कंपाउंड ये दो टॉपिक आपको एकदम याद होना चाहिए। अगला क्लास।